In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, and may peace, mercy, and blessings of Allah be upon all of us. Assalamu alaikum, dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. So, students, in this lecture, I will explain you few important chemistry MCQs for MD-CAT entry test. This is the part 2. Here is the question number is 6. Quantum number values for 2p orbitals are what? Quantum number values for the 2p orbitals are L is equal to 1 and N is equal to 2. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2p है. 2 is the number of shell. क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है 2 है, तो सपोज़ 2 जिस भी ऑप्शन में होगा हम फिर उसको ही टिक करेंगे. ठीक है. और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्वांटम नंबर क्या है और क्वांटम नंबर के कितने टाइप्स होते हैं. क्वांटम नंबर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन करता है, उसके शेप को, उसके साइज़ को और उसकी स्पिन को. उसके जो टाइप हैं वो मैंने बताए थे आपको पिछले लेक्चर में. अजीमुथल क्वांटम नंबर है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को ज़ाहिर करता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को ज़ाहिर करता है. यहाँ पे जो अजीमुथल ने वैल्यू ली थी एस के लिए वो 0 ली थी, पी के लिए 1 ली थी, डी के लिए 2 ली थी और जो एफ है उसके लिए 3 वैल्यू ली थी उसने. तो यहाँ पे जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उसकी फ़िगर दिखाई थी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एस के लिए उन्होंने वैल्यू दी थी 0 और पी के लिए 1 दी थी. ठीक है. तो यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे भी यही चीज़ है. जो 2p है, p के लिए उन्होंने 1 वैल्यू ली थी. ठीक है. तो हम l देखेंगे कि l इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ पे b में है वो. ठीक है. और n तो 2 ऑलरेडी है ही, तो 2p क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है p के लिए l इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगी. ठीक है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ, वो भी इसी पे ही है. मैथमेटिकली फार्मूला फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर आर. ठीक है. तो अजीमुथल क्वांटम नंबर ने, अजीमुथल ने जो था उसने फार्मूला दिया था एल इज़ इक्वल टू n-1. ठीक है. अब उसने जो ये फार्मूला दिया था वो था l इज़ इक्वल टू n-1. ठीक है. तो यहाँ पर भी यही फार्मूला पूछ रहा है कि उसने कौन सा दिया था. तो हियर इज़ द ऑप्शन इज़ ए. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. ठीक है. तो आप ए को टिक करेंगे क्योंकि उसने ये फार्मूला दिया था. क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि एल इज़ इक्वल टू n-1 फार्मूला दिया था और इसमें n जो है वो आपका नंबर ऑफ़ शेल है. जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा कि 2p है. ठीक है. तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ शेल है, n की जगह पे 2 रख लिया. ठीक है. और -1 कर लिया. तो 2 से अगर 1 अगर उसमें से कट करेंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे आपके पास, 1 बचेंगे. तो l की वैल्यू p के लिए क्या होगी, 1 होगी. ठीक है. तो इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 में रखा है आपका 2p की वैल्यू जो है वो 2 n की वैल्यू के लिए रखा है. और यहाँ पे आप देखें, और जो है l की वैल्यू जो है हमने 1 रखी है. ठीक है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 में विच इज़ द थर्ड मोस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ. ठीक है. कि थर्ड मोस्ट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है एल्यूमिनियम. ठीक है. एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो है आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सेकंड नंबर पर जो है सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट. क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे पहले ऑक्सीजन ज़्यादा मिला था, उसके बाद सिलिकॉन और थर्ड नंबर पर जो है वो एल्यूमिनियम ज़्यादा मिला था. ठीक है. तो अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है अर्थ क्रस्ट, वहाँ पे एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट माने कि थर्ड नंबर पर हमें मिला था. ठीक है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड. ठीक है. अब केमिकल सिंबल जो है गोल्ड के लिए क्या है, गोल्ड की क्या है केमिकल सिंबल, गोल्ड की जो है केमिकल सिंबल वो है AU. ठीक है. क्योंकि जो है इसका लैटिन नेम है ऑरेंटम, उसके बेसिस पे इसकी सिंबल का नेम रखा गया है. ठीक है. और ये जो लैटिन नेम्स होते हैं वो 11 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके मतलब लैटिन नेम होते हैं. ठीक है. जैसे सोडियम की सिंबल है Na, हालांकि जो है नाम उसका S से स्टार्ट हो रहा है. क्यों, क्योंकि उसकी जो सिंबल है वो उसके लैटिन नेम पे रखी गई है, नेट्रियम पे रखी
गई है, ठीक है, तो इसलिए उसकी वो सिंबल होती है। यहाँ पे भी गोल्ड की जो सिंबल है उसके लैटिन नेम से रखी गई है, ऑरेंटम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है AU वो गोल्ड की सिंबल है। आप दूसरी सिंबल्स देख सकते हैं कि CU कॉपर की है, PB लेड की है और SN जो है वो टिन की सिंबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। MCQs में ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। देन थ्योरेटिकली से MCQs जो होते हैं वो बेटर होते हैं। और जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10, pH ऑफ लेमन इज़। तो आपको पता होगा कि pH किस चीज़ का स्टैंड है, यानी कि किस चीज़ को मतलब शो कर रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि POH भी होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। यानी कि जो एसिड के लिए होगा वो pH होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन किसके लिए होगा, बेस के लिए। तो यहाँ पे लेमन जो है वो एसिडिक है, तो एसिडिक है, उनकी pH जो होती है 7 से जो pH कम होती है जिनकी, वो सारे एसिडिक होते हैं। और 7 जो है वो न्यूट्रल है, जैसे वाटर की pH 7 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ गए, सिर्फ एक नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और 7 के बाद जो pH स्केल होता है, ठीक है, 7 के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे 8 वैल्यू या 9, 7 से लेकर 14 तक जो वैल्यू आती है वो सारे बेसिक होते हैं। और 7 से नीचे जो भी वैल्यू होती है 1 to 7 वो सारे एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना कंपाउंड जो है ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेमन की एसिड जो pH है, एसिडिक है लेमन, उसकी pH जो है वो 2.4 है, ठीक है। यानी कि एसिड की जो होती है वो 7 से नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं। pH स्केल आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास बुक है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, तभी यहाँ पे मैंने कोई डिस्क्रिप्शन pH स्केल की नहीं दी है कि pH सिंपल एक स्केल है, ठीक है। आप ये समझें कि 1 to 7 तक जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी एसिडिक कंपाउंड के लिए होती हैं, और 7 न्यूट्रल है, और 7 के बाद जो 14 तक वैल्यूज़ होती हैं वो सारी बेसिक कंपाउंड्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पे लेमन जो है वो एसिडिक है, ठीक है। और जो भी चीज़ें एसिडिक हैं, जैसे विनीगर है, भले वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है, पर फिर भी उसकी pH जो है वो 4-5 में आएगी, यानी कि 7 से कम आएगी, ठीक है। और जो बेसिक कंपाउंड्स होंगे जैसे अल्कलीज हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उनकी जो है वो 7 के बाद आएगी pH, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, लेकिन उससे पहले मैं आपको पायरोलाइसिस और क्रैकिंग बताना चाहूँगी, क्योंकि पायरोलाइसिस और क्रैकिंग जो है वो उसी में ही आ रहे हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि पायरोलाइसिस क्या है और क्रैकिंग क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। पायरोलाइसिस इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ मटीरियल आर कंपाउंड ड्यू टू हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे पायरोलाइसिस जो है, हम किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कोई भी मटीरियल हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी मटीरियल हो, अगर हम उसको हीट करवा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। वैसे तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा, कंपाउंड को पायरोलाइज किया जाएगा, ठीक है। पायरो मीन्स हीट, बहुत ज़्यादा इसको हीट दी जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन को हम एब्सेंस रखें, ठीक है, तभी जाके कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। उसकी फिर ब्रेकिंग होगी, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। उसके बाद है क्रैकिंग। क्या है क्रैकिंग? इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस स्पेशली दैट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेट्रोल आर गैसोलिन। यानी कि पहले हमें पेट्रोलियम मिलता है ज़मीन से, उसको हम फिर रिफ़ाइन करते हैं, उसको हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि उन कंपाउंड्स की होती है जो वॉलेटाइल होते हैं, जो मतलब उड़ जाते हैं, जैसे कंपाउंड आपके परफ्यूम्स वगैरह में है, इस टाइप की कंपाउंड, ठीक है। तो जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, पेट्रोलियम है जैसे, इसको हम कैसे मतलब ब्रेक करेंगे, इसको हम जो है कैसे जुदा करेंगे, ठीक है। तो हम इससे फिर पहले पेट्रोल बनाते हैं, इसको रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो पेट्रोल है आपका, टू प्रोड्यूस पेट्रोल, उसकी भी क्रैकिंग होती है, पेट्रोल की भी क्रैकिंग होती है, उसमें फिर और डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मतलब ब्रेकिंग करवा रहे हैं तो वो क्रैकिंग कहलाता है, क्योंकि पायरोलाइसिस और क्रैकिंग में यही डिफरेंस है कि पहला स्टेप जो है वो आपका पायरोलाइसिस है, ठीक है। पायरोलाइसिस के बाद क्रैकिंग होती है, ठीक है। क्रैकिंग में पायरोलाइज इस्तेमाल होता है, पायरोलाइसिस इस्तेमाल होती है। क्रैकिंग यानी किसी
भी एक कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। तो पायरोलाइसिस भी इसी का ही टाइप है, लेकिन इन दोनों में ये फ़र्क है कि पायरोलाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हीट, पहले हम कंपाउंड को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, उसके बाद इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं और हीट को कम करते जाते हैं, तो इस वजह से फिर कंपाउंड जो है वो टूटता जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इसी पे ही है, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग पे, कि इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्कीन्स आर पैराफिन्स इज़ नोन एज व्हाट, इज़ नोन एज क्रैकिंग, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम एक इंडस्ट्री में वो कह रहा है कि अगर हम किसी कंपाउंड की, जैसे अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन यानी कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड, या पैराफिन यानी अल्केन है यानी सिंगल कंपाउंड कार्बन का, कोई भी, सपोज़ हम अल्कीन यहाँ पे ले रहे हैं और अल्कीन की डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो अल्कीन की जब हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे और उससे जो दूसरे कंपाउंड मतलब हमें मिलेंगे, ठीक है, जैसे हम पॉली अल्कीन की डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो उससे हमें फिर और डिफरेंट अल्कीन मिल रहे हैं। सपोज़ हम ब्यूटीन यानी 4 कार्बन वालों की करवा रहे हैं और हमें उसमें से इथीन मिल रहा है, 2 इथीन मिल रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन वाले, तो उसमें फिर ये सारा प्रोसीजर जिसकी डेफिनेशन है उसको हम कहेंगे क्रैकिंग, ठीक है। और अगर इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, सही है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस है कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, वो हम पायरोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पायरोलाइसिस, ठीक है। अब देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो 11 है, सही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट हो गया है, इसका जो है 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ नोन एज पायरोलाइसिस, क्योंकि पायरोलाइसिस हम एब्सेंस ऑफ एयर में ही करते हैं, ठीक है, और क्रैकिंग भी हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पायरोलाइसिस जो है इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और क्रैकिंग जो है इज़ द सेकेंड स्टेप। क्रैकिंग में हम फिर भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पहले पायरोलाइसिस में हम बिल्कुल भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। क्रैकिंग में भी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, ठीक है। If you have any questions, so you may ask in the comment section. Thank you for watching.